आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इसमें एंशिएंट सोर्स और मॉडर्न सोर्सेज पढ़ेंगे। एंशिएंट सोर्स को आप सेकेंडरी सोर्स भी कह सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 4 सोर्सेज, श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज और कस्टम। ये क्वेश्चन ऐसे बनते ही एग्जाम में अक्सर आते हैं ये क्वेश्चंस। श्रुति मेनली डिराइव्ड कम्स फ्रॉम वेदास। दीज आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ये डिवाइन ओरिजिन है इनका। वेदास आर दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, ये डिवाइन ओरिजिन के थे और बेसिकली 4 वेदा थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखो या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखो तो जो भी भगवान थे आसमान से आए या जहाँ से भी जैसे वो आए हमारे यहाँ पर इस ग्रह पर, और उसके बाद उन्होंने जो भी अपनी एक्टिविटी शुरू की वो सब, अब जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि इंसान थे और भगवान आए, या अगर दोनों एग्जिस्ट भी कर दे तो भगवान अलग इंसान अलग। ठीक है, तो डिवाइन ओरिजिन मीन्स भगवान के थ्रू वो चीज़ आई। तो टेक्स्ट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये भी कहते हैं कि इंसान ग्रह पे थे, भगवान आए। हाँ, भगवान आए, आसमान से आए। ठीक है, तो इसलिए इनको डिवाइन ओरिजिन भी कहते हैं। जो भगवान ने बताया, कहा, करा वो सब डिवाइन ओरिजिन का। धीरे धीरे भगवान चले गए, कुछ चले गए, कुछ यहाँ रुके, फिर बाद में चले गए, फिर समय बदल गया। ठीक है, तो 4 जो हमारे वेदा हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कहा जाता है कि ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट हैं और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। 5000 साल और अभी और भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आ रहे हैं कि उससे भी पुराना है। बट वट एवर इट इज़, जो भी वहाँ से एक हिस्टोरिकल ग्लोरी है उस सब चीज़ को साथ में लेते हुए मॉडर्न टाइम पे भी हमें इसको बेस्ट सिविलाइजेशन बना के रखना है जिसमें अब लो हमारा साथ दे रहा है। तो जो ऋग्वेदा का टेक्स्ट है वो संहिता, ब्राह्मण्स, उपनिषद, ठीक है, ये सब कंसिस्ट करता है। और ये बात किस चीज़ की करता है? कॉस्मोलॉजी, राइट्स, रिचुअल्स एंड प्रेज डीटीज। इसके बाद यजुर्वेदा आता है। यजुर्वेदा इज कंपाइलेशन ऑफ रिचुअल ऑफरिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, जो प्रीस्ट वगैरह के थ्रू जब आप रिचुअल्स कर रहे हो तो उस समय जो भी आप चैंट करोगे, जो भी मंत्र पढ़ोगे, जो भी कहोगे, बोलोगे, एक्टिविटीज़ करोगे, वो सब यजुर्वेद में लिखा था। सामवेद मेलोडीज और चैंट्स का था। ठीक है, इसी ने इंडियन म्यूजिक की, जो शास्त्रीय संगीत जिसको आप कह सकते हो, उसकी नींव सामवेद से ही है। अथर्ववेद इज कलेक्शन ऑफ बिलीफ एंड रिचुअल्स एड्रेसिंग प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ डेली लाइफ। जो भी डे टू डे लाइफ में बिलीफ थे, जो भी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस थी वैदिक सोसाइटी की, वो सब अथर्ववेदा में लिखी गई है। ठीक है, नॉलेज ऑफ प्रोसीजर फॉर एवरीडे लाइफ। स्मृतिज जिनको जो याद रखे गए, विच वर रिमेंबर्ड। Smritis are secondary scriptures of Hinduism. After वेदास के बाद, श्रुति के बाद स्मृति आती है। ठीक है, ये डिवाइन ओरिजिन की नहीं थी, इनको फिर बाद में यहाँ पर जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने लिखा। ठीक है, एक्सपाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दी वेदास। जो वेदास में लिखा हुआ था उन प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन प्रिंसिपल्स से ही सीख के, देख के, समझ के स्मृतिज को लिखा गया, मेंशन किया गया। कुछ मोस्ट फेमस स्मृतिज है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। ठीक है, जिनको इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। नाउ दीज टेक्स्ट कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब इसमें थे। फिर जो धर्म शास्त्रास हैं, ये ट्रीटीज ऑन धर्मा हैं, जो कि मोरल और एथिकल लॉ के बारे में बात करती है। देखो, हमारे यहाँ न्याय और धर्म, राजा किंग क्या करेगा, धर्म, उसका कर्तव्य क्या है, धर्म, और धर्म का मतलब न्याय, ये दोनों इंटररिलेटेड हैं। अगर आप पढ़ोगे, समझोगे भी तो आपको इंटररिलेटेड, धर्म क्या है, न्याय करना है आपको, न्याय ही मेरा धर्म है। ठीक है, उस तरीके से आप पकड़ोगे भी तो ये धर्म और न्याय आपको सिमिलर मिलेगा। मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन साथ में क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड की बात करता है, सोर्स ऑफ धर्मा की बात करता है। ठीक है, और लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ, फाइनल लिबरेशन, इन सब चीज़ों की ये बात करता है। फिर है यज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, ये भी काफ़ी धर्म रिलेटेड टेक्स्ट और उन चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, इसने धर्म को डिवाइड किया इक्वली कैटेगरीज में। आचार, प्रॉपर कंडक्ट, जब पढ़ोगे तो ये काफ़ी डिटेल्ड में अच्छा लिखा हुआ है। व्यवहारा, लीगल प्रोसीजर, प्रायश्चिता, पेनेंस। ठीक है, 3
इक्वल में इसको डिवाइड किया। इट टॉक्स ऑफ एविडेंस, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट एंड मोक्ष। नारद स्मृति ये पूरी जुडिशियल नेचर की थी और ये सिर्फ प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ पे ही फोकस करती थी। अब देखो शुरुआती दौर में सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी लोगों की, सोसाइटी पनपी भी नहीं थी। ठीक है, भगवान आए, उन्होंने फिर रास्ता दिखाया, बातें बताई, जिस भी तरीके से आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काउंट करो। फिर वो चले गए, धीरे धीरे भगवान कम होते रहे, इंसान बढ़ते गए, तो जो भगवान से सीखा, जो इंसान ने खुद सीखा, उसके बेसिस पर फिर वो आगे चीज़ों को बढ़ाते गए। तो वहीं से ये नई नई चीज़ें सामने आती रही, क्योंकि नई नई रिक्वायरमेंट आ रही थी, दो कम्युनिटी आपस में बिजनेस कर रही हैं, कॉन्टेक्ट कर रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, अब नई प्रॉब्लम सामने आ रही है। ठीक है, उन सब चीज़ों की वजह से ऐसे ही सोसाइटी ग्रो करती है और तभी हमें लोग की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ये मोक्ष की बात हो गई, लिबरेशन, रीबर्थ की बात हो गई, तो समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि आप इस ग्रह पर आए हो, कहाँ से आए हो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, सीधे यहाँ पैदा हुए, समझ में आया जब पता चला प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पर हम हैं, दैट्स ऑल। तो आप किस तरीके से सही रहोगे, किस तरीके से आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, क्यों डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो आपको कह दिया रीबर्थ या मोक्ष या इस तरीके की चीज़ें होंगी। हु नोज व्हाट इज देयर आफ्टर लाइफ, आत्मा, सोल कहाँ जाते, क्या करते, वी नेवर नो। तो इन चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में देखो, इनका अगर आप सही तरीके से थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे तो चीज़ समझ में भी आएगी। ऑल टुगेदर मॉडर्न और ट्रेडिशनल में की जो मिसलीडिंग डेफिनेशन है उसके थ्रू काम नहीं करना है। चलो अब सब्जेक्ट पे आते हैं, इधर उधर की बातें कम। धर्मशास्त्रास इज अ जेनर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड लॉ, टेक्स्ट ऑन लॉ एंड कंडक्ट। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन पुराणास, वेद पुराणास। तो पुराणास जो है वो वेदों पे एक्सपाउंड, वेदों से एक्सपाउंड हुए हैं, वेदों पे रिलाई करते हैं। और पुराना क्या है, पुराण। देखो जैसे जैसे सोसाइटी एक्सपेंड हुई वैसे वैसे लोगों ने लिखना शुरू करा, अपने अपनी प्रैक्टिस के बारे में लिखना शुरू करा, दूसरे की प्रैक्टिस के बारे में लिखना शुरू करा, क्या होना चाहिए। तो वो जो लिटरेचर था, देखो उस टाइम पे भी लिटरेचर इतनी क्लासिकल अमाउंट में था, लोग लिखते थे, समझते थे, इतना सब करते थे। ठीक है, तो वो सारा जो भी लिटरेचर लिखा गया है, ठीक है, वो सब पुराण माना जाता है। और वे तो डिवाइन ओरिजिन के। तो जो धर्म सूत्रास हैं कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टेक्स्ट, बट दे आर सिमिलर टेक्स्ट एज टू धर्म शास्त्रास। लेकिन धर्म सूत्रास वेदास पे बेस्ड हैं, धर्म शास्त्रास जो है वो पुराना पे बेस्ड है, पुराण और पुराना। ठीक है, तो इनका कंटेंट तो सेम है, लेकिन लिखने का स्टाइल और कॉम्पोजिशन थोड़ी अलग है। फिर डाइजेस्ट और कमेंट्रीज की बात करें हम, तो ये सेकेंडरी सोर्स और ये व्हाट दे प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, कमेंट्रीज ऑन एंशियंट टेक्स्ट, कस्टम, स्टैट्यूटरी लॉज रिलेटेड टू हिंदू पर्सनल लॉ। उन सब के ऊपर कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करवाते हैं। डाइजेस्ट क्या है, डाइजेस्ट और ये कमेंट्रीज का देखो डिफरेंस यहाँ पर समझो। इसको सिनोनिम के तरीके से भी यूज करते हैं बहुत जगह पर, डिफरेंस है। Digest are compilation of legal principles and rule extracted from various ancient texts, custom and judicial precedent. So digest are compilation of these principles. Okay. Commentaries are explanatory writing that provide detailed analysis, interpretation and insight into legal principles and practices of Hindu law. तो digest क्या है, कंपाइलेशन, और कमेंट्रीज क्या है, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग्स। अब कस्टम की बात करते हैं तो लोकल एंड रीजनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और कस्टमरी लॉ बेस्ड ऑन लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। हम सबको पता है कस्टम जो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कस्टम मान लिया जाता है। और यूसेजेस एंड कस्टम, यूसेजेस इज द प्री स्टेज ऑफ कस्टम। यूसेजेस जब लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है तो वो कस्टम का रूप ले लेता है। तो यूसेज इज द प्री स्टेज ऑफ कस्टम। और कस्टम को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम। और कस्टमरी लॉ जो है वेरी और इम्पोर्टेंट सोर्स हुआ करता था। एक टाइम पे ये प्राइमरी सोर्स था, आज के टाइम पे ये सेकेंडरी हो गया, पर एक टाइम पे कस्टम ही प्राइमरी सोर्स हुआ करता था। लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम। लोकल कस्टम जो एक किसी पर्टिकुलर लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में फॉलो किया जाता है, जैसे मुसब्बत, सुबहानी, नवाब। अब ये केस तो आ गया आपका
पार्टीज तो यहाँ पर दूसरे फैमिली लॉ से गवर्न करती है, पर हम रीजनल कस्टम के तरीके से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। चलो अभी आ गया तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। इस केस में क्या हुआ था, विडो जो थी उसने नॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दिया। जो विडो थी, विडो के पास जो नॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी इसके हस्बैंड के बाद जो इसके पास आई, इसने उसको अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये कंटेस्ट किया गया, ये कहा कि जर्नल रूल ऑफ कस्टम जो है, जो कस्टम प्रिवेल कर रहा है मोमडन ट्राइब इस शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसके तहत डॉटर्स कैन गेट प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, कस्टम है, वहाँ चलता है, उस लोकल एरिया में कस्टम चलता है, कस्टम गेट्स इट्स फोर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट ड्यू टू ऑब्जर्वेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन अ लोकेलिटी इट हैज़ ऑब्टेन फोर्स ऑफ लॉ। तो आप ऐसा कर सकते हो, सही है। दूसरी पार्टी ने बोला कि ये प्रॉपर्टी बेटी को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती, उसके पास तो कोई हक ही नहीं है। अब अगर हम मॉडर्न और एंशिएंट की बात करें तो सिर्फ ये तो एक अलग पर्सनल लॉ हो गया। किसी भी पर्सनल लॉ में देखो आप, आज की टाइम पे क्या इक्वालिटी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी चीज़ों में 2005 के अमेंडमेंट के बाद वुमेन्स को भी राइट मिल रहा है, लेकिन अगर आप एंशिएंट और मॉडर्न की चीज़ देखते हो तो आज भी कितनी चीज़ें हैं जो गलत हैं, जो सही नहीं है। तो अगर हम पहले की चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो हर समय पर चीज़ें ऐसे ही रही हैं। सोसाइटी कभी भी स्टेगनेंट सोसाइटी कभी भी 100% नहीं हो सकती, वो हमेशा फ्लक्चुएशन के साथ चलती है। कुछ चीज़ें से रहेंगी, कुछ चीज़ें गलत रहेंगी। फैमिली कस्टम ये वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फैमिली में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो किए जाते हैं। अभी हम एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे तो इनको फैमिली कस्टम बोलते हैं। देखो भाई, अब तो होगी न्यूक्लियर फैमिली, पहले फैमिली कुनबा वो होता था 15 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का, 30 लोगों का, इतने बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिली एक साथ लोग रहा करते थे, ठीक है। इसके बाद क्लास एंड कम्युनिटी कस्टम, दीज आर द कस्टम फॉलोड बाय पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट पे बाइंडिंग होती है। जैसे मोस्ट ऑफ लॉ इन पंजाब बिलोंग टू दिस टाइप, और कस्टम टू मैरी ब्रदर्स विडो अमंग जाट इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। हालांकि अब ये इतना प्रचलित नहीं है। अगर अब इसको प्रूव करने की बात आए तो दिक्कत हो सकती है इसको प्रूव करने में, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम देखो उस तरीके से। एंशिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, पहली एंशिएंट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा सर्टेन, चौथा रीजनेबल, पांचवा नोट अगेंस्ट मोरालिटी, छठा नोट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, एंड सेवेंथ नोट अगेंस्ट एनी लॉ। तो देखो भाई, एंशिएंट का मतलब पुराना होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, हजारों साल, 100 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है एंशिएंट की। लेकिन ये है कि एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए जहाँ पर ये देखा जाए कि हाँ भाई इसमें मैच्योरिटी है, ठीक है। अब ये जो राजा थी वर्सेस केस एलिया का 1966 में केस हुआ, यहाँ मद्रास हाई कोर्ट में गया मैटर, इसमें एक सेल्फ रेस्पेक्टर कल्ट, ये सेल्फ रेस्पेक्टर कल्ट थे सोसाइटी के वो वर्ग जिन पे शोषण किया गया था काफ़ी समय तक, तो अभी अपने राइट्स के लिए सामने आ रहे थे। और ये वो समय जब द्रविड़न मूवमेंट तमिलनाडु में और इधर साउथ की साइड चल रही थी, तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसमें ट्रेडिशनल सेरेमनीज को सब्स्टिट्यूट करके सिंपल सेरेमनीज रख दी थी, ठीक है, जिसमें कोई शास्त्रिक राइट्स नहीं थी। इसका नाम था ये सुया मरियाथी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, आप अपने फ्रेंड्स के सामने, फ्रेंड्स की प्रेजेंस में ही शादी कर लोगे, कोई ट्रेडिशनल सेरेमनीज नहीं, सब हटा दी। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये मॉडर्न टाइम है, आप यू आर नॉट फ्री टू क्रिएट लॉ और कस्टम। लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, आप कस्टम क्रिएट नहीं कर सकते हो अभी। तो कोर्ट ने इसको डिसरिगार्ड कर दिया, इसको नहीं माना। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया हिंदू मैरिज एक्ट में, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 7A और सेक्शन 7A से इसको लीगलाइज कर दिया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली ए असुवंथमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये एक रिट पेटिशन आई थी, ठीक है, जिस रिट पेटिशन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्योंकि पेटिशनर सब्सटेंस और एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करवा पाया अपनी पेटिशन में, तो कोर्ट को उसमें कुछ कंटेंट लगा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। कंटिन्यूअस, देखो भले ही वो 50 साल से चल रहा है या 400 साल से, 1000 साल से, वो कंटिन्यू हो रहा है, उसको बीच में कभी भी अबेंडन नहीं किया गया है, कभी भी छोड़ा नहीं गया है। अगर आपने कस्टम को मानने से मना कर दिया, एक बार भी उसको एक लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया, आज नहीं मान रहे हो, कल नहीं मान रहे हो, परसों कहोगे कि हम मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी रिवाइव्ड।
अब ये मैटर ऑफ फैक्ट होगा कि अगर एक बार नहीं माना और दूसरी बार मान रहे हो तो क्या कंटिन्यूटी टूटी या नहीं टूटी। हालांकि ऐसी चीज़ें सामने इतनी अभी आई नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों में इतना डिपेंड करने की जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जस्टिस इक्विटी के बिहाफ पे भी चीज़ें हो सकती हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम प्राइमरी और मॉडर्न सोर्स में। ठीक है, अभी लेक्चर लंबा हो रहा है, अभी निपटाते हैं इसको। सर्टेनिटी, ठीक है, शुड बी वेरी क्लियर इन टर्म ऑफ व्हाट इट एंटेल्स। वो कस्टम क्या कहता है, क्या कह रहा है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं कस्टम बोलता क्या है, वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि फ्रेंड्स की प्रेजेंस में शादी हो सकती है, ये ऐसे कस्टम फॉर एग्जाम्पल, तो वही आपको मानना है। या जैसे सप्तपदी, ये तो 7 फेरे लेने हैं, तो उसमें वेरिएशन नहीं है, 7 फेरे हैं तो वो लेने हैं, किस तरीके से होगा वो क्लियर है। ठीक है, रीजनेबल, देयर मस्ट बी सम रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस, देयर मस्ट बी सम रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस, नॉट अगेंस्ट मोरलिटी। अब जैसे चिटी वर्सेस चिटी 1894 में एक हुआ केस, उसमें कस्टम था, वो कस्टम कहता था कि आप म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स ले सकते हो और जो भी एक्सपेंस ऑफ मैरिज है वो आप पे कर सकते हो, एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे कर लो पैसे अपने लेन देन करके और म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स ले सकते हो। तो कोर्ट ने कहा भैया ये इमोरल है ही, इसमें क्या गलत है, कर सकते हो आप, करो। नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अडॉप्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड बाय नाच, ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसमें प्रोफेशनल्स होती हैं जो डांस करती है। तो पहले कस्टम था कि वो लड़कियों को अडॉप्ट कर सकती थी, गोद ले सकती थी, लेकिन अब वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऑब्वियसली आज के टाइम पे वो नहीं हो सकता। नॉट अगेंस्ट एनी लॉ के किसी भी प्रोविजन को, स्टैट्यूट को वो वायलेट ना करे। ठीक है, अगर कस्टम को सेव किया हुआ है तो ठीक है, कस्टम को सेव किया है तो ठीक है, नहीं तो जैसे प्रोहिबिटेड डिग्री या सपिंदा हो गया तो वहाँ पर वो प्रोहिबिशन माना जाएगा। जहाँ पर कस्टम सेव है ठीक है, जहाँ पर कस्टम सेव नहीं है वहाँ पर अगर वो अगेंस्ट लॉ है तो उसको नहीं माना जाएगा, और कस्टम के लिए भी ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब देखो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न सोर्स, और आप इसको बोल सकते हो प्राइमरी सोर्स। इक्विटी जस्टिस, ठीक है, it can be traced to Hindu period when jurists explained the old law and gave new rules of interpretation and equitable solution। ठीक है, जो धर्म के नाम पे, न्याय के नाम पे करते थे, जिनको स्मृतिज में लिखा गया था और जगह पर लिखा गया था, फिर ब्रिटिशर्स आए तो उनके थ्रू जूरिस्प्रूडेंस में आपने देखा ही होगा इक्विटी जस्टिस, इक्विटी कोर्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, कॉमन लॉ कोर्ट्स। अब इक्विटी, अब आज के टाइम पे एग्जांपल है तो लिव इन रिलेशनशिप। देखो इक्विटी जस्टिस कब कोर्ट यूज करेगी, वैसे तो हर जगह यूज करेगी, चाहे लॉ बना हो चाहे ना बना हो, पर सपोज करो लॉ ही नहीं है कोई उस चीज के ऊपर, कोई उसको रेगुलेट ही नहीं कर रहा, तो आज के टाइम पे कैसे डिसीजन दोगे, तो जस्टिस इक्विटी के बिहाफ पे दोगे। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, इसके लिए भैया कोई कानून नहीं है, पर कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो हस्बैंड मैरिज के तरीके, हस्बैंड वाइफ के तरीके से हम इनको मानेंगे। ठीक है, प्रिजम्पशन दी हुई है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, मान लिया, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो एक स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है उसमें भी उसको मैरिज मान लेंगे, पर कोर्ट ने बोला है कि भाई उनको मान लेंगे हम हस्बैंड वाइफ, और जो बच्चा है वो प्रॉपर्टी में भी हकदार होगा, बच्चा लेजिटिमेट भी होगा। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, इक्विटी जस्टिस से आ रहा है। सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस कहाँ से दिलवाई जा रही है, लो तो मना करता है, सेकंड वाइफ इलीगल वाइफ, इनवैलिड मैरिज, तो जब इनवैलिड मैरिज होगी तो उसको क्या राइट है, कुछ नहीं है, पर कोर्ट उसको मेंटेनेंस दिलवा रहा है। अगर बच्चा भी कोई है उसको प्रॉपर्टी में राइट भी दिलवा रहा है। ठीक है, तो ये सब इसमें एग्जाम्पल आ गए। प्रेसिडेंट जो आपको पता है कि भैया कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में तीनों केसेस आएंगे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरे हाई कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो प्रेसिडेंट हो गया सेट कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरीके से जो भी लिव इन रिलेशनशिप पे कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इलेजिटिमेसी के ऊपर सेक्शन 16 में, ये सब पढ़ेंगे आगे हम, जजमेंट दिया है, वो सब के सब प्रेसिडेंट बन गए, और लेजिस्लेशन तो फिर ये है ही। तो इसी के साथ ये टॉपिक हुआ समाप्त। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।